हे गाइस एंड वेलकम टू बाय शोर ऑफ 19। और आज के एपिसोड में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि वीकेंड राउंड ऑफ वीडियो, जिसमें हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि पूरे वीक में जितने भी जो बड़े गेम्स हुए हैं उनके ऊपर ही छोटा सा डिस्कशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला गेम जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो है एल्चे वर्सेस एफसी बार्सिलोना। जी हाँ, जिसका मैंने लाइव वॉच अलॉन्ग और प्रीव्यू भी कर रखा है अपने चैनल पे, आप चाहे तो उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस मैच में सबसे बड़ी बात क्या है बार्सिलोना फैन के लिए, एज अ बार्सिलोना फैन मैं रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि इस मैच में सेर्जियो बुस्केट्स नहीं खेला था। ठीक है, मिडफील्ड में सेर्जियो बुस्केट्स नहीं खेला तो उसको रेस्ट दिया गया था, क्योंकि थर्सडे को ही हमारा क्लासिको है। फ्रैंक कैसी को भी एज अ सेकेंड हाफ में एज अ सब्सटीट्यूट जावी ने लाया। तो मिडफील्ड में कौन था? मिडफील्ड में था आपका गावी। सेर्जियो रोबर्टो नहीं था, सेर्जियो रोबर्टो मिडफील्ड में नहीं था। जी हाँ, वो काइंड ऑफ अ राइट विंग बैक पोजीशन में खेल रहा था सेर्जियो रोबर्टो। सेंट्रली था आपका गावी और उसके साथ था एरिक गार्सिया। जी हाँ, एरिक गार्सिया एज अ डबल पिवट या फिर सिंगल पिवट भी आप बोल सकते हो इन सिचुएशन, वो वहाँ पे खेल रहा था। और जो एक्सपेरिमेंट काफ़ी हद तक सफल रहा जावी, क्योंकि वो डिफेंसिव एबिलिटी उसका जो है एज अ सेंटर बैक, उससे अच्छा वो एज अ सीडीएम खेला है। और जॉर्डी एल्बा को भी खिलाया गया था एज अ लेफ्ट मिडफील्डर। तो आपका मिडफील्ड था एक्चुअली में सेर्जियो रोबर्टो राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका जॉर्डी एल्बा, और जो आपका पिवट वाला एरिया है वहाँ पे एरिक गार्सिया अलोंग साइड गावी। और आपका जो बैक लाइन था वहाँ पे मार्कस अलोंसो खेला था ड्यू टू क्रिस्टियनसन्स इंजरी। और बाकी जो लाइन थी वो सही एक ही जैसी थी, जैसे कि आपका बाल्डे खेलना चाहिए था। वहाँ पे आपका जॉर्डी एल्बा कभी कभी टक्ड इन कर रहा था लेफ्ट बैक के पोजीशन में, और कभी कभी वो मिडफील्ड में जा रहा था। इसके अलावा आपका कुंडे खेला था और आपका अराउहो भी खेला था। और अराउहो इज नॉट इंजर्ड गाइज, उसको थोड़ी सी निगल थी, उसके थाई में थोड़ा सा चोट लगा था, लेकिन वो ठीक हो चुका है। इसीलिए वो क्लासिको में भी खेलने वाला है अगेंस्ट विनीशियस जूनियर। अब बात करें हमारे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव क्या रहा है इस मैच में से। इस मैच में सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव आया है बार्सिलोना के लिए वो ये है कि फ्रंट थ्री ऑल ऑफ देम दे स्कोर्ड। जी हाँ, लेवेंडोस्की ने आफ्टर आई थिंक 1.5 महीने बाद गोल मारा है, 2 गोल मारे लेवेंडोस्की ने। अंसु फाटी स्कोर्ड विच इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग फॉर बार्सिलोना आफ्टर द इंटरव्यू his dad gave to Spanish outlets, and Ferran Torres also scored। तो हमारे जो तीनों ही स्ट्राइकर्स है या फॉरवर्ड्स जो भी बोल लो, तीनों ने ही स्कोर किया इस मैच में। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि एल क्लासिको से जस्ट पहले आपके जो फॉरवर्ड्स है वो फॉर्म में वापस आ चुके हैं। और इसी के साथ हमारा एक और प्लेयर है जो मोस्ट प्रोबेबली एल क्लासिको में वापस आ सकता है, अभी भी गारंटी नहीं है, वो है फ्रैंकी डियोंग। फ्रैंकी डियोंग का जो इंजरी हुआ था इंटरनेशनल ब्रेक में एक्चुअली में, तो उससे ये कहा गया था कि उसका जो इंजरी है ना, उसका जो कमबैक है एक्चुअली वो कमबैक डिटरमाइन करेगा कि वो कितनी जल्दी रिकवरी करता है। और अभी भी 3 दिन बचते हैं एल क्लासिको के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली स्टार्टिंग 11 में नहीं सही लेकिन वो बेंच पे रहेगा। अगर सेकेंड हाफ में ज़रूरत पड़ी फ्रैंकी डियोंग की तो वो अवेलेबल हो सकता है। और बात करें पेद्री और डेम्बेले की, वो दोनों तो इस पूरे महीने में भी अवेलेबल नहीं है, क्रिस्टियनसन भी अवेलेबल नहीं होगा। तो आपके पास यही टीम बचती है एल क्लासिको में रियल मैड्रिड को फेस करने के लिए। और बात करें अगर एल्चे की, फर्स्ट हाफ में एल्चे ने काफ़ी अच्छा डिफेंसिव सॉलिडिटी दिखाई थी, लेकिन सेकेंड हाफ आते ही उन्होंने अपना पूरा गेम मतलब गंवा दिया। जी हाँ, उन्होंने मिडफील्ड खाली कर दी बिल्कुल ही, और एक सिंगल पिवट के आगे ही वो लोग हार गए, क्योंकि वो लोगों ने लो ब्लॉक सिलेक्ट किया और काउंटर पे खेलने लगे। और पहले हाफ में और सेकेंड हाफ में वो ज़्यादातर अटैक जो है अपने लेफ्ट विंग से डाल रहे थे, जहाँ पे अराउहो था। अराउहो के एंड से वो लोग अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो सेकेंड हाफ में उन्होंने क्या किया, उन्होंने राइट विंग को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, क्योंकि जॉर्डी एल्बा और मार्कस अलोंसो दोनों के पास पेस है नहीं इस वक्त। तो उन्होंने वहाँ से काफ़ी अच्छे क्रॉसेस भी डाले, लेकिन टेस्ट टेगन था हमारे पास, अराउहो और कुंडे भी था सेंटर बैक में, तो हमने डिफेंड अच्छे से कर लिया। और 20th क्लीन शीट हो गया यहाँ पे टेस्ट टेगन के लिए, जो कि एक रिकॉर्ड है। 26 गेम्स प्लेड, ओनली 9 गोल्स हमने इससे पहले खाए थे और 2 गोल इससे पिछले वाले कुछ मैचेस में खाए। टोटल हमने 9 या 11 गोल ही खाए टोटल। तो यूरोप में अगर देखा जाए, यूरोप पे हमने ज़्यादा गोल खाए हैं, लेकिन ला लीगा में हमने सबसे कम गोल खाए हैं टॉप 5 लीग्स की अगर हम बात करें तो, थैंक्स टू द बार्सिलोना डिफेंडर्स एंड ऑल्सो टर स्टेगन एज वेल। अब बात करते हैं हम दूसरे मैच के बारे में। जी हाँ, मैन सिटी और लिवरपूल के गेम के बारे में, जहाँ पे पहले ही मोहम्मद साला ने एक कमाल का गोल मार दिया और लिवरपूल फैंस ये सोच के बहुत खुश हो रहे होंगे कि भाई लिवरपूल आज जीत जाएगी एथिहाद में आके, लेकिन ऐसा था नहीं। ऊपर वाले ने कुछ और ही डिसाइड करके रखा था, क्योंकि उसके बाद
मैनचेस्टर सिटी ने 4 गोल मारे, जी हाँ 4-1 से बीट किया उनको। और मानो कि लिवरपूल पूरी तरह से सो गई थी सेकेंड हाफ में। जैसे जूलियन एल्वारेज का इक्वलाइजर आया, उसके बाद डे ब्रुयना का गोल, डे ब्रुयना सब्सटीट्यूट होकर आते हैं गेम में और आधे ही अपना इम्पैक्ट दिखा देते हैं। उसके बाद आपकी ग्रिलिश का गोल आता है, गुंडोगन का गोल उसके पहले आता है, थर्ड गोल। तो इसी तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया लिवरपूल के मिडफील्ड को, जो कि उतना अच्छा था नहीं। फेबिनियो, हार्वी एलियट, वो लोग डिसेंट खेले लेकिन उतना अच्छा नहीं खेले। और सबसे जो वर्स्ट परफॉर्मेंस थी मेरे ख्याल से वो था वर्जिल वैन डाइक का। एलिसन के पास कोई मौका था नहीं, क्योंकि जब आपका मेन डिफेंडर ही इतने गलतियां करे एक इंपॉर्टेंट गेम में, तो गोलकीपर क्या ही कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो वैन डाइक बहुत ही गंदा खेले इस मैच में, और उसी की वजह से मैनचेस्टर सिटी ने उनके डिफेंस को इतने अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट किया। जो 4-1 का स्कोर लाइन था वो एक्चुअली में 5-1 या 6-1 भी हो सकता था, क्योंकि हालैंड नहीं था। अब ये सोचो ना, अर्लिंग हालैंड नहीं था, इंजर्ड था। फिल फोडेन वाज आल्सो इंजर्ड, सो विदाउट फोडेन एंड हालैंड दे स्कोर्ड पास्ट 4 in the Liverpool defense. So it was amazing for Manchester City. They are second on the table right now and hopefully they are looking to charge the title, because Arsenal से उनका पॉइंट का गैप ज़्यादा है नहीं। तो आर्सेनल अगर कुछ पॉइंट ड्रॉप कर देती है तो सिटी के लिए बहुत अच्छा चांस है कि वो फिर से टॉप ऑफ द लीग जा पाए। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डेर क्लासर के बारे में। जी हाँ, डेर क्लासर का मतलब होता है बोरुसिया डॉर्टमुंड वर्सेस बायर्न म्यूनिख का जो डार्बी या जो भी आप कह रहे हो, इस मैच को डेर क्लासर बोला जाता है। तो इस मैच में जो मैच जीतता वो टॉप ऑफ द टेबल चला जाता, और इस मैच में डॉर्टमुंड के पास बहुत अच्छा चांस था कि वो अपना टॉप ऑफ द टेबल का जो पोजीशन है वो होल्ड करके रख पाते। लेकिन इनसाइड 23 मिनट्स दे आर 3-0 डाउन। जी हाँ, पहले तो उनका एक ओन गोल पड़ जाता है, लेकिन उसके बाद थॉमस मुलर का ब्रेस आता है और 50th मिनट पे वहाँ पे कोमन भी गोल मार देता है, और एट द एंड वो लोग 4-2 से हार जाते हैं। जी हाँ, बायर्न के अगेंस्ट हार जाते हैं 4-2 से, जहाँ पे एमरे चैन ने एक पेनल्टी स्कोर किया और 90th मिनट के आसपास मैलन ने एक गोल स्कोर किया, एक कॉन्सोलेशन गोल आप बोल सकते हो। तो बायर्न म्यूनिख आर ऑलरेडी टॉप ऑफ द टेबल, जो कि कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी पिछले कुछ मैचेस में, और इस मैच में उन्होंने कम्प्लीटली डोमिनेट किया है। चाहे आप जोशुआ किमिक की बात कर ले, आप बात कर ले यहाँ पे अल्फोंसो डेविस की, और नॉयर के बिना यान सोमर इज़ वेरी अंडररेटेड गोलकीपर। ही वाज वेरी गुड अगेंस्ट डॉर्टमुंड। और डॉर्टमुंड की तरफ से अगर आप बात करें, आई थिंक 2 प्लेयर्स जिन्होंने मुझे इम्प्रेस किया, आपका पता नहीं, आप अपने ओपिनियन दे सकते हो कमेंट्स में। मेरे लिए बेस्ट प्लेयर था वहाँ जूड बेलिंगहम, और आपका उनका जो सेंटर बैक एक और है स्लॉटरबैक वाज वेरी गुड, बट थोड़ा सा अनलकी रहे कि पहले ओन गोल पड़ गया डॉर्टमुंड के। लेकिन इस मैच के बाद हम चलते हैं, ये तो रहा बुंदेसलीगा का एक छोटा सा आप बोल सकते हो रिव्यू। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ से स्टैमफोर्ड ब्रिज। जी हाँ, चेल्सी वर्सेस एस्टन विला का मैच हुआ था ठीक रात 10 बजे। इस मैच के थोड़ा ही बाद चल रहा था, काइंड ऑफ साइमल्टेनियसली चल रहा था दोनों मैच। तो चेल्सी वर प्लेइंग एट होम एट स्टैमफोर्ड ब्रिज, और वो लोग 2-0 से हार गए अगेंस्ट एस्टन विला, जहाँ पे लग रहा था कि वो लोग थोड़ा मोमेंटम गेन करेंगे। पिछले कुछ मैचेस में उनका रिजल्ट थोड़ा बहुत सही आ रहा था अंडर ग्रैहम पॉटर, और इस मैच को हारने के बाद यही बोल सकते हो कि ग्रैहम पॉटर का जो जॉब है ना वो अब रिस्क में हो चुका है। वो कभी भी सैक हो सकता है, ठीक है। आई डोंट नो, आई थिंक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ शायद वो ऑलरेडी सैक हो चुका होगा, या फिर जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे ग्रैहम पॉटर आई डोंट नो माइट बी सैक्ड फ्रॉम चेल्सी फुटबॉल क्लब, बिकॉज उनकी टीम इतना गंदा खेली है ना गोल के सामने। आई थिंक काई हैवर्ट्स को न्यूमरस चांसेस मिले थे स्कोर करने के लिए, फिलिक्स को भी मिले थे, आपके एंजो ज़्यादा अटैकिंग पार्ट में ज्वाइन नहीं कर पाए बिकॉज उनको डिफेंसिवली ड्यूटी फिल करनी पड़ रही थी अलॉन्ग साइड कोवाचिच। और आपका डिफेंस मतलब क्या ही बताए, आपके बेंच में बड़ियाशील बैठा हुआ है लेकिन आप उसको खिला ही नहीं रहे हो। हाँ मानता हूँ चैंपियंस लीग में वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन बड़ियाशील वाज अ वेरी गुड यंग सेंटर बैक अलॉन्ग साइड, आप कुलीबाली की जगह उसको खिला सकते थे। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है कि कुलीबाली को आपने बड़ा प्राइस टैग देके खरीदा है, प्राइस टैग देके तो आप कुलीबाली को ही हर मैच खिलाओ। जी नहीं, कुलीबाली इज ऑल्सो नॉट अ यंगस्टर, तो आपको कभी कभी स्विच ऑफ करना पड़ता है और कुलीबाली को जगह आप बड़ियाशील को खिलाओ, क्योंकि थियागो सिल्वा वॉज नॉट गोइंग टू प्ले एवरी सिंगल गेम एट द एज ऑफ 38, तो आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ेगा। और जो सीन है वहाँ पे ओबामेयांग के साथ चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली वो आउट ऑफ फेवर हो चुका है, ग्रैहम पॉटर उसको पसंद नहीं करता है, वो शायद समर ट्रांसफर विंडो में वापस से बार्सिलोना आ जाएगा, यही रूमर्स तो अभी चल रहे हैं। तो ये था गाइस चेल्सी के गेम के ऊपर एक छोटा सा ओपिनियन मेरा। और अब हम बात करने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस न्यूकैसल यूनाइटेड के गेम के बारे में। जी हाँ,
ये गेम संडे को हुआ है, कल रात को ही हुआ है, और इस गेम में मैनचेस्टर यूनाइटेड और न्यूकैसल इतना बोरिंग गेम हो रहा था ना, आप मानोगे नहीं। मतलब मेरा तो दिमाग फट रहा था, ये क्या गेम देख रहा हूँ मैं अपना 90 मिनट वेस्ट कर रहा था वो मैच देख के। आफ्टर 80th मिनट उन्होंने न्यूकैसल यूनाइटेड ने 2 गोल स्कोर किए, ठीक है, और उसके बाद वो लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर चले गए हैं, टॉप ऑफ द टेबल तो नहीं लेकिन 3rd पोजीशन पे। जी हाँ, चैंपियंस लीग का जो प्लेसेस होते हैं ना 1 से 4 के बीच में, तो वो लोग अभी नंबर 3 पे हो गए हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड नंबर 3 से स्लिप होकर 4 पे आ चुके हैं। और इतना गंदा खेला इस गेम में मैनचेस्टर यूनाइटेड। मानो अगर आप एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हो ना तो आई एम सॉरी, मैं समझ सकता हूँ कि क्या बीत रही होगी आपके ऊपर, लेकिन ये गेम देखने के बाद तो यही लगता है कि एंटोनी मार्शियल से नहीं होगा, वेगोस से भी नहीं होगा। आपको चाहिए भाई, आपको चाहिए एक विक्टर ओसिमेन, आपको चाहिए एक क्या बोले व्लाहोविच, इस टाइप का कोई नंबर 9 जो फिजिकली और टेक्निकली दोनों तरीके से साउंड हो आपके टीम के लिए। एंटोनी मार्शियल, he does not deserve to play for Manchester United anymore after his pathetic performance yesterday। मतलब क्या ही कर सकते हो आप, कितना डिफेंड करोगे। डिफेंडर मैं ये बोल सकता हूँ कि देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड दे आर डिफेंसिवली वेरी गुड दिस सीजन, और इस मैच में भी वही किया था अनटिल जो वो लेट गोल खा गया, लेकिन उसका आप जिम्मेदार डिफेंडर को ज़्यादा नहीं दे सकते। आपके मिडफील्डर गंदा खेले हैं, मैं मानता हूँ कैसेमिरो वाज नॉट देयर, लेकिन आपके तो बाकी तो प्लेयर्स थे ना वहाँ पे, मैकटॉम फ्रेड, इन सब ने क्या कर लिया, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। और आपके अटैकर्स चांस पे चांस मिस करे जा रहे हैं। तो आप अगर गोल स्कोरिंग चांस मिस करोगे इतने बड़े मैच में, जो कि एक काइंड ऑफ बोल सकते हो आप 6 पॉइंटर्स है, क्योंकि आप लोग एक ही पोजीशन के लिए फाइट कर रहे हो, वो है नंबर 3 पोजीशन के लिए। और ऐसे पोजीशन में आके अगर आप गोल्स पे गोल्स मिस करोगे तो अपोनेंट क्या आपकी तरह खेलेगी नहीं ना, वो लोग भी खेलने आए हैं और वो अच्छी टीम है। न्यूकैसल वाज अ वेरी गुड टीम और उन्होंने वो करके दिखाया। उन्होंने कैराबाओ कप का फाइनल जो आप लोगों ने उनका हराया था ना, उसका बदला उन्होंने ले लिया यहाँ पे। और इसी के साथ भाई ये गेम भी खत्म होता है 2-0 लॉस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो गाइज मिलते हैं, यही था आज का वीडियो, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय।